जब आप बच्चे को हवा में उछालते हो तो वह बच्चा हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे पकड़ लोगे। यही भरोसा है। दोस्तों, आपको भी खुद के ऊपर भरोसा रखना है, और आप जब खुद के ऊपर भरोसा रखोगे तभी आप किसी काम को सही ढंग से कर पाओगे। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। तो चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, अपना प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। ए शंट जनरेटर इज रनिंग एट 1000 RPM. If flux is reduced by half, then what is the new speed? तो एक रिलेशन होता है स्पीड और फ्लक्स के बीच। वो रिलेशन होता है n समानुपाती EB/φ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, और स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB के, यानी बैक EMF के। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ फ्लक्स को आधा पहले 1000 RPM था, और फ्लक्स को अब आधा कर दिया जा रहा है। तो अब फ्लक्स को आधा कर देंगे तो ये जो स्पीड हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो पहले स्पीड था 1000, तो अब 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2000 इसका स्पीड हो जाएगा। तो फ्लक्स आधा करने पर स्पीड 2 गुना हो जाएगा, यानी कि पहले की तुलना में अब पहले 1000 था तो अब 2000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 2000। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक मत करना, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो भी आपका स्कोर हो, चाहे वह 5 क्वेश्चन ही सही हो या 10 क्वेश्चन, जो भी सही हो, आपको डरने की कोई बात नहीं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और तब आपको पता चलेगा कि आप इस टॉपिक में कमज़ोर हैं, तो आप फिर से अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सिर्फ DC मशीन से ही क्वेश्चन को लिया है। तो आप सभी का आंसर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर भी लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डिवाइस इज। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या, उसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाय फुल लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन, यानी वोल्टेज में चेंजिंग को ही हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वोल्टेज में चेंज कम हो, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो। तो यानी कि हम लोग क्या चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम हो, यानी कि नो लोड पर जितना वोल्टेज है उतना ही फुल लोड पर वोल्टेज है, हम लोग यही चाहते हैं। तो आइडियल कंडीशन में यही होता है कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज दोनों बराबर होता है। तो दोनों बराबर होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है वो आइडियल कंडीशन में भी नो लोड पे वोल्टेज माइनस फुल लोड पे वोल्टेज बटे फुल लोड। यहाँ से आप देख सकते हैं आइडियल कंडीशन में ये दोनों बराबर है। तो कोई भी चीज़ बराबर रहता है उसको हम लोग माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा। तो आइडियल कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो 0 होगा। और एक बात आपको याद रखना है कि जैसे कि इफ़िशेंसी होता है, तो इफ़िशेंसी का वैल्यू जो होता है ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इफ़िशेंसी की बात करें तो इफ़िशेंसी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DC मशीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एक ग्राफ होता है, और ये ग्राफ किसके बीच खींचा जाता है ये पूछा गया। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ये जनरेटेड EMF और आर्मेचर करंट के बीच ड्रा किया जाता है। इसमें 2 एक्सिस हैं, जो कि एक एक्सिस जो जनरेटेड EMF होगा और दूसरा होगा आर्मेचर करंट। तो जनरेटेड EMF ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ कार्बन ब्रशेस ओवर कॉपर ब्रशेस। तो हम लोग ब्रश सबसे पहले देख लेते हैं ब्रश का क्या काम होता है। जैसे ब्रश का जो काम होता है, जैसे यहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ, ठीक है, कम्यूटेटर के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि ये कम्यूटेटर। तो यहाँ से ब्रश क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल लोड सर्किट में इसको करंट को प्रोवाइड करता है। तो ब्रश
तीन मटेरियल से बने होते हैं जनरली। कार्बन का हम लोग यूज करते हैं, वो कॉपर का भी हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है और ग्रेफाइट का भी होता है। तो वो मशीन के रेटिंग पर निर्भर करता है कि किसका हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो कॉपर का क्यों यूज करते हैं? तो कॉपर का यूज करते हैं, ये तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, यानी इसमें लुब्रिकेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या होता है इसमें कि ये कॉपर इतना हार्ड नहीं होता है, ये भी होता है। और अगर इसमें कार्बन की बात करें तो स्पार्किंग जब होता है तो उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता, यानी कॉपर की तुलना में ये कम डैमेज होता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि हार्ड भी नहीं होता कॉपर के इतना, और ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, ये भी बात सही है। और ये जो है स्पार्किंग इसमें कम होता है, यानी स्पार्किंग होने पर ये कम डैमेज होता है कॉपर की तुलना में, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टोटल नंबर ऑफ ब्रशेस इन कम्यूटेटर आर डिजाइंड, देखिए डिटरमाइंड इन ए गिवन डीसी मशीन। तो यहाँ से हम लोग देखे थे अभी कि ये कम्यूटेटर है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ब्रश लगा देते हैं, और ब्रश जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। यहीं से हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में करंट लेते हैं। तो अगर और एक ब्रश लगा दे, ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक ब्रश है, यहाँ पर और भी ब्रश हम लगा दें, तो इससे भी हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से जितना ज़्यादा ब्रश लगाएंगे उतना पैरेलल पाथ जो होगा बढ़ता जाएगा, पैरेलल पाथ बढ़ता जाएगा। तो पैरेलल पाथ बढ़ता जाएगा, तो पैरेलल पाथ बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट में करंट बढ़ेगा। तो ये जो ब्रश की संख्या जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो हमको कितना करंट लेना है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। तो जितना ज़्यादा करंट लेना होगा उतना ज़्यादा हम लोग ब्रश का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी जनरेटर करंट इज फेड अप टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर थ्रू। तो देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड है, जैसे ये कि आर्मेचर है, ठीक, आर्मेचर, तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें करंट होगा। और ये जो होता है यहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहता है, तो कम्यूटेटर यहाँ पे लगा रहता है, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रश रहता है। तो एक्सटर्नल सर्किट में देखिए डीसी जनरेटर करंट फेड अप टू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट को जो हम लोग करंट देते हैं आर्मेचर के बाद, ये कम्यूटेटर के थ्रू देते हैं। और कम्यूटेटर के बाद कार्बन ब्रश आता है, फिर लोड में जाता है। तो ये आर्मेचर जो होता है उसके बाद हम लोग किसको देखिए इन डीसी जनरेटर करंट इज फेड अप टू एक्सटर्नल सर्किट। तो करंट जो हम लोग फेड अप करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम आर्मेचर, तो आर्मेचर के बाद यहाँ से हम लोग देखे थे, आर्मेचर के बाद यहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहता है। तो कम्यूटेटर के बाद यहाँ पर ब्रश रहता है, तो ब्रश के बाद ये एक्सटर्नल लोड में जाता है। तो यहाँ आर्मेचर के बाद हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से फेड करते हैं। तो इसका राइट आंसर कम्यूटेटर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ ब्रशेस इन लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग वे बाइंडिंग से एक दो क्वेश्चन बनता है कि लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है, जितना पोल होता है उतना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। लेकिन वेव बाइंडिंग की बात करें तो वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है। ये तो लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या हो गई, लैप बाइंडिंग और वेव। अब लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में हम लोग ब्रश की संख्या देखेंगे। तो लैप बाइंडिंग में ब्रश की संख्या जो होती है, ये भी ब्रश की संख्या उतना ही तो जितना पोल की संख्या पैरेलल, यानी जितना पोल की संख्या होता है उतना ही होता है। लेकिन अगर वेव बाइंडिंग में बात करें तो वेव बाइंडिंग में ब्रश की संख्या 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन लैप बाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पोल के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो सेम एज नंबर ऑफ पोल, तो यानी कि लैप बाइंडिंग में जो ब्रश की संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं। लेकिन वेव बाइंडिंग की बात करें तो वेव बाइंडिंग में जो कार्बन ब्रश की संख्या होती है, यानी कि ब्रश की संख्या, तो लैप बाइंडिंग में ब्रश की संख्या पोल की संख्या के बराबर, और वेव बाइंडिंग में पोल की संख्या तो या 2 होगा या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी मशीन रेक्टिफिकेशन प्रोवाइडेड विद कम्यूटेटर विद। तो इससे पहले हम लोग कम्यूटेटर देख रहे थे, ये आर्मेचर बाइंडिंग है, और उसके बाद ये कम्यूटेटर रहता है, ये कार्बन ब्रश रहता है, उसके बाद एक्सटर्नल लोड में सर्किट। तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो एसी होता है, लेकिन यहाँ कम्यूटेटर की मदद से, ये कम्यूटेटर इसकी मदद से हम लोग इसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो डीसी में कन्वर्ट करते तो यहाँ जो कन्वर्सन डीसी एसी का जो डीसी में कन्वर्सन होता है वो दोनों साइकिल के लिए होता है, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। तो यहाँ पे जो होता है फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होता है। लेकिन अगर डायोड की हम लोग बात करें तो डायोड में क्या होता है, जैसे इनपुट ये है, इनपुट ये दिए तो इनपुट में जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड में ये देता है, लेकिन इसमें नहीं देता है। तो यहाँ पर हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें जो होता है कम्यूटेटर में वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिएक्टेंस वोल्टेज व्हेन करंट इज चेंजेज फ्रॉम -2 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 4 सेकेंड एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। तो एक फार्मूला इसका याद रखना होगा, V बराबर L/dI/dt। तो यहाँ से हम लोग V निकालना है। तो L का वैल्यू 1 हेनरी दिया हुआ है और करंट में जो चेंज होता है यानी -2 से 2 एम्पियर होता है। चेंज करंट में तो देखें तो 4 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि 2 -2 यानी कि 4, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर था पहले, 2 एम्पियर एक ये संख्या रेखा पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पहले -2 एम्पियर था, -2 एम्पियर से यहाँ पे 2 एम्पियर तक गया। तो 4 यहाँ से देख सकते हैं 4 एम्पियर में उसमें चेंज हुआ। तो पहले यहाँ से वो 0 पर जाएगा, फिर 0 से 2 यानी 4 एम्पियर का चेंज होगा। तो V बराबर L यानी L की जगह पे 1, उसमें 4 एम्पियर का चेंज हुआ था DI और 4 सेकेंड है। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जैसे कि ये फील्ड फ्लक्स है ना, ये फील्ड फ्लक्स है। तो आर्मेचर, ये आर्मेचर है। तो आर्मेचर में जब करंट फ्लो होता है यानी उसको लोड हम लोग लगा देते हैं तो उसका भी एक अपना फ्लक्स होता है और इसका फ्लक्स का जो प्रभाव फील्ड फ्लक्स, ये जो फील्ड फ्लक्स है इस पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि आर्मेचर फ्लक्स का जो फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव पड़ता है उसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो देखिए इसमें तो आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे करते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन यानी कि आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार के हैं तो ये भी देखते हैं। तो वो या तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर देगा या फिर डीमैग्नेटाइजिंग कर देता है या मैग्नेटाइजिंग कर देता है, यानी फ्लक्स को बढ़ा देता है, घटा देता है या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर देता है। तो इस ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको हम लोग कैसे कम करते हैं। तो पोल चैम्फरिंग से भी करते हैं, पोल स्टैकिंग से भी करते हैं, कॉम्पनसेशन बाइंडिंग से भी करते हैं, इंटरपोलर बाइंडिंग से भी करते हैं। तो ये सभी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स डेंसिटी अंडर लीडिंग पोल टिप्स इन केस ऑफ जनरेटर रूल भी। तो देखिए इससे 4 क्वेश्चन बनता है, चारों आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिंपली आपको याद क्या रखना है कि ये देखिए ये पोल है, ठीक। तो यहाँ से आप फिगर देख सकते हैं। तो इसमें ये हम लोग पहले जनरेटर की बात करेंगे और जनरेटर की बात और मोटर में जो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा। तो पहले अगर नो लोड का कंडीशन था तो फ्लक्स इसका डायरेक्शन इस तरह से था, लेकिन जैसे ही लोड हम लगाते हैं तो आर्मेचर में करंट फ्लो होता है और आर्मेचर का एक अपना फ्लक्स होता है और इसी आर्मेचर फ्लक्स का ये जो फील्ड फ्लक्स है, ये फील्ड फ्लक्स इस पर एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। ये तो ये जो अब फील्ड फ्लक्स जो होता है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये अगर इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है तो जो पहला ये जो है पोल का 2 टिप है, एक ये टिप है, एक ये टिप है। यहाँ से दूसरा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए एक ये टिप है पोल का और ये टिप है। तो डायरेक्शन यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो पहले जो टिप आता है उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग टिप, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग टिप। तो यहाँ से आप लोग ये जनरेटर का केस है। ये तो जनरेटर में क्या होता है, लीडिंग पोल पे फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाता है और ट्रेलिंग पोल पे फ्लक्स का वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा हो सकता है, यानी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे
बढ़ जाता है। तो यही बात आपको याद रखना है कि लीडिंग पोल किसको कहेंगे, जो पहले आएगा, यानी रोटेशन की डायरेक्शन में जो पहले आएगा उसको लीडिंग पोल, और जो बाद में आएगा उसको ट्रेलिंग पोल। तो लीडिंग पोल पे यहाँ से देखते हैं फ्लक्स घट जाता है, ट्रेलिंग पोल पे बढ़ जाता है। यही जस्ट उल्टा होता है मोटर में। मोटर में क्या होता है, लीडिंग पोल पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाता है और ट्रेलिंग में घट जाता है। तो 4 क्वेश्चन आप आसानी से याद रखते हैं, सिर्फ आपको एक फिगर याद रखना है। यानी कि पहले जो फ्लक्स था ऐसे था, लेकिन अब ऐसे फ्लक्स हो गया, तो यही फिगर आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पूछा गया है जनरेटर में, तो ये जनरेटर का केस था। उसके बाद पूछा गया फ्लक्स डेंसिटी लीडिंग पोल पर, तो लीडिंग पोल यहाँ है, लीडिंग पोल यहाँ है, तो यहाँ क्या हो गया, फ्लक्स का डेंसिटी कम हो गया। अगर ट्रेलिंग पे पूछता तो बढ़ जाता, तो इसमें कम हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स डेंसिटी अंडर ट्रेलिंग पोल इन केस ऑफ जनरेटर। फिर से देखिए मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये फिगर उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप लोग सिर्फ समझिएगा। तो ये देखिए फ्लक्स ऐसे हो गया था, तो ये सबसे पहले लीडिंग था, ये ट्रेलिंग था। तो अब देखते हैं ट्रेलिंग पोल पर, ये जनरेटर का केस है, तो ट्रेलिंग पोल पर फ्लक्स का डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, यहाँ देखते हैं बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ए डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एन एसी मोटर। तो डीसी मोटर को हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं, यानी कि एसी मोटर की तुलना में हम लोग डीसी मोटर को क्यों यूज करते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा कारण है कि इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है डीसी मशीन में, डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल होता है वो एसी की तुलना में बहुत अच्छा होता है। तो यही कारण है कि हम लोग एसी की तुलना में डीसी मोटर का यूज करते हैं। तो उसमें वेरिएबल स्पीड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं डीसी मोटर में। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, यानी कि इसका स्पीड का जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है एसी की तुलना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आर्मेचर इन ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड स्टील इंस्टेड ऑफ वुड बिकॉज इट हैज। देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अगर सिर्फ पूछेगा लेमिनेशन क्यों यूज किया जाता है, लेमिनेटेड स्टील क्यों यूज किया जाता है, तो लेमिनेटेड स्टील अगर सिर्फ लेमिनेशन की बात करता तो सिर्फ लेमिनेशन यानी कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर लेमिनेटेड स्टील की बात करें, सिर्फ लेमिनेशन नहीं, लेमिनेटेड स्टील, तो स्टील का बात करें तो यहाँ पे मटेरियल का नाम ले लिया, तो इसमें जो होगा इसका हिस्टेसिस लॉस कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो हिस्टेसिस लॉस कम करना यानी कि उसका परमेबिलिटी अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। आर्मेचर इन ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड स्टील। देखिए यहाँ मटेरियल पर जोर दे रहा है, लेमिनेटेड स्टील, सिर्फ लेमिनेशन की बात नहीं कर रहा है। लेमिनेटेड स्टील इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले में, वुड के बदले में, तो वुड के बदले में स्टील क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल की बात कर रहा है तो इसमें परमेबिलिटी से रिलेटेड होगा ये। तो इसका जो परमेबिलिटी होगा वो हाई परमेबिलिटी होगा। तो इसका जो परमेबिलिटी होगा वो हाई होगा। अगर सिर्फ लेमिनेशन की बात करता तो ईडी करंट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मटेरियल की बात कर रहा है स्टील, तो यहाँ पर उसका हिस्टेसिस लॉस कम करने के लिए, और इसका जो हाई परमेबिलिटी होता है इसी कारण हिस्टेसिस लॉस कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हाई परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज टू ड्राइव द रोटेटरी कंप्रेसर। तो रोटेटरी कंप्रेसर को हम लोग पहले जानेंगे कि उसको किस तरह से स्पीड चाहिए। तो रोटेटरी कंप्रेसर में उसको कांस्टेंट स्पीड चाहिए। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। तो इसमें जो रोटेटरी कंप्रेसर में जो यूज किया जाता है वो सिंक्रोनस मोटर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड एप्लीकेशन नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन रेटेड टॉर्क। तो आप लोग अगर कभी पावर प्लांट विजिट किए होंगे तो देखे होंगे कि ये जो कोल जो होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, कि कोल का यूज हम लोग थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, उसको हीट
कम जला के हीट प्राप्त होता है और हीट से हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं। तो वो जो कोयल जो होता है ये बेल्ट की सहायता से, ये बेल्ट होता है कन्वेयर बेल्ट, इसकी सहायता इस पर हम लोग रख देते हैं और ये घूमते जाता है, ये घूमते जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट वहाँ पे यूज होता है। तो वहाँ पे कन्वेयर मतलब कन्वे करना, किसी चीज़ को पहुँचाना। तो कन्वेयर बेल्ट में जो होता है वो टॉर्क जो होता है रेटेड टॉर्क से अधिक चाहिए होता है। तो वहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है रेटेड टॉर्क से ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उस पर लोड एग्जिस्ट करता है शुरू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन हम लोग देखें तो कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है ज़्यादा होता है रेटेड टॉर्क से। तो ये होता है कन्वेयर में। तो कन्वेयर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है रेटेड टॉर्क से ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द डीसी मोटर प्रीफर्ड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन। तो डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है और ट्रैक्शन में हम लोग इसीलिए करते हैं कि अगर सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की बात करें, जनरली टॉर्क जो होता है फाई समानुपाती आई का होता है, लेकिन सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर में क्या होता है, फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, क्योंकि इसमें जो होता है फील्ड वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो दोनों में सेम ही करंट फॉलो करता है, यानी आई ही भी उसमें फील्ड वाइंडिंग में भी और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट जो दोनों में होता है वो आई होता है, तो फ्लक्स यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। तो टॉर्क जो होता है फाइनली टॉर्क समानुपाती फाई इंटू आई है, और फाई भी आई होता है इंटू आई है, यानी जो टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का स्क्वायर। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का। तो ट्रैक्शन में इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी कि टॉर्क ज़्यादा प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट नहीं होगा स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्क एंड स्पीड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, और दूसरा ऑप्शन है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ऑप्शन सी है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट। ऑप्शन डी है स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। तो अब देखिए यहाँ से स्पीड की बात करें तो एन जो समानुपाती होता है ई बी बाय फाई, यहाँ से देख सकते हैं सीरीज मोटर की बात करें तो फाई समानुपाती आई होता है, तो यहाँ से ई बी बाय आई है। तो स्पीड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। तो दोनों कंडीशन ऑप्शन डी में मिल रहा है, दैट स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रशेस आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन डैश इन ऑर्डर टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन। तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे ये कम्यूटेटर है, यहाँ पे ब्रश रहता था। तो ब्रश जो होता है एक दूसरे के अपोजिट में लगा रहता है और ये हमेशा एमएनए के परपेंडिकुलर रहता है। जैसे कि ये पोल है तो फील्ड फ्लक्स अगर ये फील्ड फ्लक्स है तो इसके परपेंडिकुलर ये जो होता है ब्रश का लगा रहता है, तो यानी ब्रश यहाँ पर लगा रहता है। लेकिन अगर जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन होता है, मान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन हो गया और फ्लक्स, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो फ्लक्स ऐसे हो गया, यानी इससे पहले जो हम लोग देखे थे, अब जो होगा एमएनए जो होगा शिफ्ट कर जाएगा, यानी इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अब यहाँ पे ब्रश लगाना होगा। तो इसमें क्या होता है ब्रश जो होता है हमेशा, तो ब्रश यहाँ से अब शिफ्ट पहले यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अगर शिफ्ट नहीं होता तो स्पार्कलेस कम्यूटेशन, स्पार्क
के साथ कम्यूटेशन प्राप्त होता है। तो ब्रश शिफ्ट हो जाता है MNA के साथ, तो MNA के साथ ये शिफ्ट हो जाता है ताकि स्पार्कलेस बिना स्पार्क का कम्यूटेशन प्राप्त हो। तो ये जो होता है ब्रश आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन MNA, तो ये जो होता है MNA होता है। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि MNA और GNA ये दोनों जो होता है एक ही रेखा पे होता है जब कोई लोड नहीं रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीमैग्नेटाइज में क्या होता है, फ्लक्स का रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो घट जाता है और जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। तो यहाँ से जनरेटेड वोल्टेज भी घट जाता है और फ्लक्स भी घट जाता है, दोनों घट जाता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो रिड्यूस इन द मेन फील्ड फ्लक्स घट जाता है, नाम ही है डीमैग्नेटाइजिंग। तो फ्लक्स घट जाता है और फ्लक्स घटता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी घटता है क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ डैश ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या कहता है, आर्मेचर का जो इफेक्ट होता है फील्ड फ्लक्स पे, आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है फील्ड फ्लक्स के पर उसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स इज आर्मेचर रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रिक, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और ट्रिक वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर आप ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके देख लीजिएगा, उससे आप आसानी से बहुत सारे फार्मूले और बहुत चीज़ों को याद कर सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।